तो आप सबको नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आमतौर पे आपने न जाने कितनी कहानियाँ सुनी होंगी, न जाने कितने केसेस को देखा होगा। अलग अलग कहानीकार आपको कहानियाँ सुनाते हैं, अलग अलग न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, क्राइम पेट्रोल और ऐसे जो एपिसोड्स बनाते हैं उनके माध्यम से। आपने कत्ल के तरीके, जाँच पड़ताल का अनूठा एक संगम, ये तमाम चीज़ें आपने बखूबी देखी होंगी। कम से कम 50 से ज़्यादा कत्ल करने के बारे में तो आपको खुद पता होगा। अब इसको आप पॉजिटिवली लें या फिर नेगेटिव समझें, लेकिन आपको खुद इतना ज्ञान होगा कि कैसे कत्ल किया जा सकता है। साथ ही ये भी पता होगा कि कैसे कैसे पुलिस वाले खोजते हैं। साल 2 साल 10 साल का वक्त लग जाए, लेकिन पुलिस वाले अगर अपने पे आए तो पकड़ के रहते हैं। लेकिन आज एक ऐसी कहानी के बारे में, एक ऐसे केस के बारे में आपको बताऊंगा जिस कहानी में, जिस केस में ना कत्ल करने के लिए किसी हथियार का उपयोग हुआ, ना ही सबूत इकट्ठा करने के लिए कोई फॉरेंसिक टीम काम आ सकती थी, ना ही कोई ऐसा साइंटिफिक इक्विपमेंट मदद कर सकता था। क्योंकि कत्ल एक ऐसी चीज़ से हुआ था जो मुर्दा नहीं, जिंदा था। और उस जिंदा चीज़ से कत्ल होने के बाद पुलिस वाले ये प्रूफ करने में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं कि ये किसी जानवर का हमला नहीं, बल्कि एक प्री प्लान कत्ल था। इसमें ना फॉरेंसिक काम आती है, ना कुछ और काम आता है। इसमें ऐसे लोग जो जानवरों के बारे में जानते थे, ऐसे लोग जो गांव-गांव घूम के छोटे मोटे जानवरों को दिखा के चंद पैसे कमाते हैं, जैसे सपेरे हो गए, जादूगर हो गए, इसमें इन लोगों की मदद ली गई। उसके बाद इस केस को सुलझाया गया। कहानी केरल की है। केरल में एक जगह लगती है हचल। कहानी इसी हचल की है। दरअसल इसी जगह पे एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था उत्तरा। उम्र लगभग 24-25 साल के आसपास। माता पिता चमड़े के कारोबारी थे, लाखों करोड़ों में प्रॉपर्टी थी, इकलौती बेटी थी, लिहाजा पूरा परिवार काफ़ी प्यार करता था। एक ही उम्मीद थी कि कोई बढ़िया लड़का मिल जाए, उससे शादी करा दें तो उत्तरा का भी घर बस जाए, उसकी भी ज़िंदगी बढ़िया हो जाए, माँ बाप भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। लेकिन जिस हिसाब से वो रसूखदार घर की बेटी थी, और साथ में एक दिक्कत और भी थी कि उत्तरा को कोई चीज़ सीखने में, कोई चीज़ समझने में, या फिर ऐसा समझे कि उसकी मसल्स मेमोरी बड़ी कमज़ोर थी। यानी हम आमतौर पे कोई चीज़ लगातार करें, लगातार क्लिक करें तो एक हैबिट बन जाती है कि फ़ला जगह पे हमारे यूट्यूब होगा, फ़ला जगह पे, जैसे आप आंख बंद करके भी बता सकते हैं कि आपके फ़ोन में जो डायल पैड है उसमें 1 नंबर कहाँ है, 2 नंबर कहाँ है, 3 नंबर कहाँ है। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो उत्तरा थी उसको नहीं याद होती थी। उसकी मानसिक हालत थोड़ी सी आम लोगों से कमज़ोर थी। लिहाजा जब शादी की उम्र हुई तो परिवार वालों को शादी करने में बड़ी दिक्कत हुई। लोग या तो बड़े लालची होते, बस पैसे की बात करते, या फिर वो लड़की में कमी निकाल के छोड़ देते। काफ़ी इधर उधर देख रेख करने के बाद जब कहीं से कुछ बात नहीं बनी तो माँ बाप ने हैरान होकर फिर और परेशान होकर जो मैट्रिमोनियल साइट होती हैं जैसे शादी.com, ऐसी वेबसाइटों पे उत्तरा की एक प्रोफाइल बना दी और वहीं से एक दूल्हे की तलाश करने लगे। तमाम अलग अलग लोगों से बातचीत हुई वहाँ भी। इसी दौरान उत्तरा की मुलाकात सूरज नाम के लड़के से होती है। सूरज से मुलाकात हुई, दोनों एक दूसरे की प्रोफाइल को देखते हैं, ठीक ठाक प्रोफाइल लगती है, बात घर तक पहुंचती है, दोनों के घर वाले एक दूसरे को देखते हैं। सूरज बैंक में प्यून था। हालांकि पैसे की बात करें तो उत्तरा के फैमिली वालों से काफ़ी कम था, लेकिन खुद की नौकरी थी। घर वालों ने जब बातचीत करके देखी तो बड़ा अच्छा लड़का लगा, स्वभाव से अच्छा था, परिवार वालों को सम्मान कर रहा था, कोई नशा कोई ऐब नहीं था। लिहाजा परिवार वालों को लगा कि सूरज ठीक रहेगा। उसके बाद साल 2019 में सूरज और उत्तरा की बड़े धूमधाम से शादी कर दी जाती है। अब जब इन दोनों की शादी होती है तो चूंकि करोड़पति घर की बिटिया थी उत्तरा, तो ठीक ठाक दहेज, ठीक ठाक पैसे, ये तमाम चीज़ें उत्तरा के माँ बाप उसको देते हैं। साथ ही कई सारे इंश्योरेंस, कई सारी एफडी उत्तरा के नाम पे करवा देते, चूँकि और कोई घर में था भी नहीं। अंत में तमाम चीज़ें उत्तरा को ही मिलनी थी। अब शादी हुई, शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ी।
2020 में इन दोनों को एक बेटा भी हुआ। तमाम मायके वाले खुश, ससुराल वाले खुश। लेकिन जब बेटा हो गया तब न जाने कहाँ से जो सूरज का दिमाग था वो फिर जाता है। सूरज को लगने लगा कि एक तो मेरी जो बेबी है वो नई चीज़ सीख नहीं पा रही है, कहीं जाती है मेरी बेइज्जती करवा देती है। जैसे मैंने बताया कि लिफ्ट ऐसे काम करेगी, लिफ्ट में चढ़ती है तो भूल जाती है। मैंने बताया कि व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल ऐसे होगी, वो भूल जाती है। तो बेटा तो हो ही गया है, अब अगर उत्तरा को रास्ते से हटा दे तो इसके नाम जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है वो भी मुझे मिल जाएगी। नई बीवी से मैं घर भी बसा लूँगा, इसके मायके वालों की प्रॉपर्टी भी हथिया लूँगा और इससे छुटकारा भी मिल जाएगा। अब ये ख्याल जब उत्तरा के पति यानी सूरज के दिमाग में आया तब उसने ढूंढना शुरू किया कि आखिर उत्तरा को रास्ते से हटाया कैसे जा सकता है। पहले उसके दिमाग में आया कि जहर दे दे, लेकिन चूंकि अब बैंक में काम कर रहा था, पढ़ा लिखा था, तो उसे पता था कि अगर जहर देंगे तो मामला हॉस्पिटल तक जाएगा और हॉस्पिटल में अगर मौत हुई तो फिर पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें जहर निकलेगा, फिर पुलिस जांच पड़ताल करेगी, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों फिर पता ही चल जाएगा कि मैंने दिया है। अब जहर वाला आइडिया कैंसिल हो गया, फिर ये हुआ कि बिजली के झटके दे दें, लेकिन वहाँ भी कुछ ऐसे ही रिस्क आ गए। फिर ये हुआ कि डुबो के मार दें, लेकिन वहाँ भी रिस्क की, अगर बच गई तो फिर दिक्कत होगी। अब ओवरऑल ये तमाम जीरो इन करते कराते फिर इसने 2-3 चीज़ें कंक्लूड की। पहला कि कत्ल ऐसे करना है कि वो कत्ल लगे नहीं। दूसरा, जब मौत हो जाए तो उसका पोस्टमार्टम ना हो। और तीसरा, जिस चीज़ से कत्ल करें वो चीज़ नेचुरल हो, यानी कहीं से भी अगर बॉडी पे चोट के निशान या फिर कोई ऐसी चीज़ के सबूत मिले तो कहीं से भी कोई कत्ल तक सोच ही ना सके। अब ये 3 चीज़ें ऐसी थी जो एक ही हथियार में अब सूरज को चाहिए थी। सूरज अलग अलग हथकंडों के बारे में सोचता रहा, अलग अलग पैतरों को अपनाता रहा, लेकिन कहीं से कोई खास जवाब मिला नहीं। इसी दौरान सूरज ने अचानक से, सूरज के पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन उसके एक ग्रुप के बैचमेट का ही होता है। दरअसल उसके उस कलीग ने कहा कि यार मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। इसने पूछा क्या हुआ, तब उसने बताया कि मेरी बीवी को सांप ने काट लिया है और मैं उसको लेके हॉस्पिटल जा रहा हूँ। इसने कहा कि ठीक है तुम मत आओ, मैं तुम्हारा काम देख लूँगा। इसके बाद सूरज भाग के ऑफिस गया, लेकिन इसी दौरान पूरे दिन काम करते हुए इसके दिमाग में एक ही चीज़ आई कि सांप ने काटा। अब अगर मेरे दोस्त की बीवी मर गई तो लोगों को लगेगा कि सांप काटने की वजह से मर गई, किसी को कोई संदेह होगा ही नहीं। तो अगर मैं अपनी बेबी को सांप से कटवा के मार दूं तो कैसा रहेगा। अब ये चीज़ जब दिमाग में आई सूरज के, अब उसको थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ इससे मैं करवा सकता हूँ, बच भी जाऊँगा। लिहाजा सूरज ने अब रिसर्च करना शुरू किया, इंटरनेट का सहारा लिया। उसने तमाम आर्टिकल्स को खंगाले कि कौन सा सांप सबसे ज़्यादा जहरीला होता है, उसके एरिया का सबसे कॉमन सांप कौन सा है। अब पता चले रसेल स्वाइपर ले ले और उसके एरिया में रसेल स्वाइपर मिलता ही ना हो तो वहाँ भी फिर मामला फंस सकता है। जो सांप काटेगा तो वो काटेगा कैसे, वो सांप मैं पाऊंगा कहाँ से, उसको हैंडल कैसे करूँगा, कौन से सांप के काटने पे कितनी जल्दी मौत होगी, कौन से सांप को आसानी से छुपा के लाया जा सकता है। इन तमाम तरीकों पे अब सूरज रिसर्च करने लगा। अंत में करते कराते उसके दिमाग में आइडिया आया कि मुझे एक कोबरा लेना है और एक कोबरा से कटवाना है ताकि मेरी बीवी की जल्द से जल्द मौत हो। चूँकि 3 तरह के सांप होते हैं जो जहरीले होते हैं। कोबरा जो लगभग हर जगह पाया जाता है, अलग अलग, कहीं मोनोक्लेट कोबरा, कहीं स्पेक्टिकल कोबरा, कहीं किंग कोबरा। हालांकि किंग कोबरा कोबरा की प्रजाति नहीं है, लेकिन किंग कोबरा को हैंडल करना मुश्किल है, बहुत लंबा होता है। मोनोक्लेट कोबरा हर एरिया में नहीं पाया जाता। स्पेक्टिकल कोबरा एक ऐसा कोबरा है जो लगभग हर इलाके में पाया जाता है, कहीं काला होगा कहीं भूरा होगा, लेकिन लगभग हर इलाके में। फिर सूरज ने फाइनल किया कि अब स्पेक्टिकल कोबरा लेना है, लेकिन ले कहाँ से। तो फिर उसने देखना शुरू किया आसपास के लोगों के पास, आसपास के इलाकों में, तमाम चौराहों पे, मेलों में, धर्मस्थलों पे जहाँ सपेरे वगैरह रहते हैं। ऐसा करते कराते फिर सूरज की मुलाकात सुरेश नाम के एक सपेरे से होती है। सुरेश से उसकी मुलाकात हुई
मुलाकात होने के बाद दोनों ने आपस में बातचीत की। अंत में सुरेश ने सांप देने का वादा कर दिया सूरज को। इसके बाद अब सुरेश एक तय टाइम पे एक सांप पकड़ता है, जहर समेत, यानी बिना दांत तोड़े सूरज को वो सांप दे देता है। सूरज बड़े ही सफाई से उस सांप को एक जार में भर के अपने घर लाता है। लाने के बाद एक दिन मौका देख के अपनी बीबी को वो सांप कटवा देता है। सांप चूँकि काफ़ी दिन से कैद था, उसको बाहर निकालता है, निकालने के बाद कटवाता है। अब जैसे बीबी को सांप काटता है, बीबी चिल्लाती है। बगल में वो भी था, अंधेरा कर रखा था, इतना ही रोशनी थी कि शायद बस वो देख सके। बीबी गहरी नींद में सो भी रही थी। फौरन अब ये अपनी बीबी को लेके हॉस्पिटल भागता है, चूँकि बीबी चिल्ला चुकी थी, पूरे घर वाले जान चुके थे। हॉस्पिटल में लगभग 45 दिन तक उस महिला का यानी उत्तरा का इलाज चलता है। लगातार डॉक्टर सर्जरी करते हैं, तमाम दवाइयाँ देते हैं, ब्लड चढ़ाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, और खुशकिस्मती से उत्तरा की जान इस वाले अटैक में बच जाती है। अब सांप ने काटा, 45 दिन वो बीमार हॉस्पिटल में, पूरा शरीर कमज़ोर हो गया। लिहाजा उत्तरा के माँ बाप ने फैसला किया कि वो अपनी बेटी को अपने साथ लेके जाएंगे और अपने पास कुछ दिन रखेंगे। जब ठीक ठाक थोड़ी सी हो जाएगी तो वापस कर देंगे। अब उत्तरा अपने मायके आ गई। इधर सूरज का प्रयास फेल हो गया, ये परेशान, इधर सांप भी भाग गया। अब क्या करे? लगातार ये फिर रिसर्च करता है। इसके बाद ये फिर से सुरेश से कांटेक्ट करता है। 15 से 16 हज़ार रुपये में एक दूसरा कोबरा लेता है, उससे भी खतरनाक। और खतरनाक का मतलब ये कि जितना छोटा कोबरा होगा, जिसको जितनी नहीं समझ होगी कि कितना जहर छोड़ना है, वो उतना ही खतरनाक होगा। सपोले जो होते हैं वो सांप से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो इस बार उसने एक छोटा सा कोबरा लिया। उसको लेके जाता है अपने ससुराल यानी उत्तरा के मायके। वहाँ पे ये अपनी बीवी के साथ उसकी केयर करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए रुकता है। फिर से मौका देखता है, सांप को फिर से बाहर निकालता है। निकालने के बाद उत्तरा को फिर से कटवाने की कोशिश करता है। लेकिन अब चूंकि सांपों का एक नेचर होता है कि भाई बिना छेड़छाड़ के वो काटेंगे नहीं, तो उत्तरा के पैर पे उसने उस सांप को छोड़ा, लेकिन वो सांप फिर से बाहर निकल गया। ये फिर जैसे तैसे करके एक डंडे के सहारे उसको पकड़ता है, फिर उत्तरा के पैर के पास लाता है, फिर सांप निकल जाता है। ये अब डिस्टर्ब किया, अब क्या करे? तब इसको डिस्कवरी चैनल और अलग चैनलों पे इसने जो बात देखी थी वो जहन में आती है। ये उस सांप को उत्तरा के पैर पे लेके आता है। आने के बाद उस सांप को थोड़ा सा मारता है। अब सांप गुस्से में, सांप ने उत्तरा का पैर फौरन दांत गड़ा देता है, पूरा जहर उत्तरा के शरीर में छोड़ देता है। उत्तरा ना हिल पाती है, न डुल पाती है। अच्छा, हिल डुल क्यों नहीं पाती, उसके पीछे भी एक वजह थी। इसके बाद उत्तरा की मौत हो जाती है। ये सांप को फौरन उसी डिब्बे में पैक करता है, लेके बाहर जाता है, उसके बाद मार देता है। मारने के बाद अब सुबह हुई, ये अपने कमरे से बाहर निकल गया। उत्तरा उठी नहीं। उत्तरा के पेरेंट्स को चिंता हुई, वो गए, उसको बुलाने लगे। उत्तरा का शरीर नीला पड़ चुका था, खून ठंडा हो चुका था। माँ जैसे ही देखती है चिल्लाती है। फौरन बाप आता है, लेके हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल वाले चेक करते हैं, पता चलता है कि उत्तरा की तो कई घंटे पहले मौत हो चुकी है। अब हॉस्पिटल वाले जब ये चीज़ देखते हैं, उनको बड़ा अजीब लगा, क्योंकि आमतौर पे सांप काटने पे मौत अगर होती भी है तो आदमी लाने ले जाने में आधे 1 घंटे लेट करता है। यहाँ तो मौत ही 8-10 घंटे पहले हो चुकी थी। तो फिर उनको डाउट हुआ कि आखिर ये लोग 8-10 घंटे बाद क्यों लाए हैं। बस यहीं से डॉक्टरों को जब डाउट हुआ, उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। अब पुलिस आती है, मामला नेचुरल डेथ का था। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम करो। पोस्टमार्टम किया गया। जब किया गया तब पता चला कि इस महिला को तो पहली बात सांप ने काटा है, और दूसरी बात इस महिला को बेहोशी की दवा खिलाई गई है। अब ये 2 चीज़ें जब निकल के सामने आई तब पूरा मामला घूम गया। पुलिस वालों को लग गया कि ये कोई नॉर्मल डेथ नहीं है, ये कत्ल है। थोड़ी सी उन्होंने जब कुंडली खंगाली तो पता चला कि हाँ, 45 दिन पहले भी ऐसे हुआ था। तो तमाम सर्कमटेंशियल एविडेंस जब मिलाए गए कि भाई उस टाइम कौन था, इस टाइम कौन था, बार बार सांप क्यों काट रहा है, क्या हो रहा है,
तो फिर पुलिस वालों के जो शक की सुई थी फिर वो अंत में घूम घुमा के सूरज तक ही आती है, क्योंकि उस दिन भी वही था, इस बार भी वही था। इसी दौरान जब घर को अच्छे से चेक किया तो सांप की लाश भी मिल जाती है। अब पुलिस वालों ने उस सांप को केस प्रॉपर्टी के तौर पे अपने पास रख लिया और हॉस्पिटल भेज दिया कि इसको सेफ रखो, आने वाले टाइम में काम आएगा। अब पुलिस अपने हिसाब से पूरी तरह श्योर है कि ये कत्ल सूरज ने करवाया है और सांप से करवाया है, लेकिन अब इस केस को इस्टेब्लिश करें कैसे। लिहाजा पुलिस वालों ने अब सूरज की मोबाइल की पूरी हिस्ट्री खंगाली, कॉल डिटेल, सर्च रिसर्च और भी तमाम चीज़ें। इन चीज़ों को जब खंगाला गया तो खंगालने के बाद जो जो चीज़ें इसने की थी, जो सर्च किया था कि सांप के जहर के बाद क्या होता है, कितनी देर में मौत होती है, ये तमाम चीज़ें खंगाली गई, चेक किया गया, तमाम चीज़ें मिली भी। जो सुरेश था वो भी मिला, उसका नंबर मिला। पुलिस वाले सुरेश को अपने पास बुलाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं। सुरेश बाकायदा कबूलता है कि हाँ, सूरज ने मुझसे 15,000 रुपये में 2-2 बार सांप लिए। इसके बाद वो जार मिला, जिस जार पे वो सांप रखा गया था, और उस जार पे सूरज के फिंगरप्रिंट मिले। लेकिन इतनी भी चीज़ें काफ़ी नहीं थी। इसके बाद तमाम सपेरों को, तमाम जानवरों के एक्सपर्ट को बुलाया गया, उनसे पूछा गया, और चूंकि कोबरा सांप भी था तो फिर उसका पोस्टमार्टम करवाया गया, उसका डीएनए करवाया गया। जब डीएनए करवाया गया तो डीएनए और तमाम चीज़ें, चूँकि सांप ने काटा था तो लार वगैरह लग जाती है, वो सूरज के बॉडी में मिली। तो ये कंफर्म हो गया कि ये सांप ही वो सांप था जिसने उत्तरा को काटा था, यानी उत्तरा के बॉडी में डीएनए मिला था उसका। अब इसके बाद तमाम एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, उनसे कहा गया कि आप थोड़ा सा इस मामले पे प्रकाश डालिए और आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है। तो उन्होंने कुछ कुछ बातें बोली। उन्होंने कहा कोबरा सांप एक ऐसा सांप है जो घर में खिड़कियों के थ्रू नहीं घुसता है। कोबरा सांप एक ऐसा सांप है जो इंसानी गर्मी नहीं चाहता है, क्योंकि आमतौर पे जैसे कॉमन करैत हो गया। ये एक ऐसा सांप है कि रात में खिड़की से, दरवाजों के नीचे से घुस जाएगा, आपके बिस्तर में जानबूझ के आएगा, क्योंकि ये बहुत ही कोल्ड ब्लडेड होता है। तो इसको इंसानी गर्मी की ज़रूरत होती है, जहाँ भी इसको गर्म चीज़ें दिखी जाके लिपट जाएगा। अब आपके बिस्तर में वो सांप घुसा है, आपके शरीर से चिपका है, आपने करवट ली, वो दबा, उसने फिर आपको काटा। अच्छा, कॉमन करैत के पास एक बड़ा ही खौफनाक हथियार ये है, कोबरा से भी 4 गुना ज़्यादा जहरीला इसका जहर होता है, और इसके दांत इतने पतले और इतने छोटे होते हैं कि आपको काटेगा, आपको जल्दी पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे हाल में कोबरा था तो खिड़की से अंदर आता नहीं। दूसरी बात, ये फॉल्स बाइट बहुत करता है। फॉल्स बाइट का मतलब ये है कि आपको सांप काटेगा तो, लेकिन बस मुंह लगा के छोड़ देगा, जल्दी काटेगा नहीं, तब तक जब तक ये बहुत ज़्यादा गुस्से में ना हो या फिर इसे शिकार ना करना हो। अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे फॉल्स बाइट सर्च कर सकते हैं। अब ये तमाम चीज़ें होने का मतलब है कि किसी ने उत्तरा के पास उस सांप को छोड़ा और जानबूझ के उस सांप को गुस्सा दिलवाया ताकि वो सांप उत्तरा को काट सके। क्योंकि सांप ऐसे काटता नहीं है, या तो पैर पड़े, खिड़की दरवाजे से जल्दी घुसता नहीं है, पक्के फर्श पे वो रहता नहीं है, वो तमाम चीज़ें थी। तो तमाम सर्कमटेंशियल एविडेंस कोबरा का वो जो पोस्टमार्टम हुआ उससे, उसके डीएनए से, उस जार पे जो फिंगरप्रिंट मिले उससे, और भी तमाम सबूत इस तरफ फिर इशारा करते हैं कि जो सूरज है उसने ही उत्तरा को मरवाया है कोबरा सांप से। इसके बाद अब बारी थी कि अदालत सज़ा क्या सुनाती है। इस केस की गंभीरता को जब अदालत ने देखा और जिस हिसाब से इसने 2-2, 3-3 बार कोशिश की थी, बेहोशी की दवा खिलाई, उससे पहले भी एक बार सांप से कटवाया, तब अदालत ने माना कि ऐसे बहसी दरिंदे को आज़ाद घूमने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये किसी की जान लेने के लिए, किसी निर्दोष की जान लेने के लिए जितना प्लान कर सकता है, शायद ये पूरे समाज के लिए खतरनाक है। इसके बाद वहाँ की लोकल अदालत ने इस सूरज को 2 बार उम्र कैद, यानी अगर एक बार कहीं से माफ़ भी हो जाए तो भी एक उम्र कैद बची रहेगी, 2 बार उम्र कैद की सज़ा सुना दी और साथ ही इसको जेल भेज दिया, सशक्त कारावास, यानी वहाँ पे इसको जेल में काम भी करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी मेहनत की ही रोटी खाएगा। तो आप सोच के देखिए कि एक केस जिसमें एक सांप का पोस्टमार्टम हो, एक सांप का डीएनए हो, तमाम सपेरे, तमाम एक्सपर्ट की ओपिनियन ली जाए,
एक ऐसा तरीका जिसमें जो कातिल है उसकी आप गवाही नहीं ले सकते। कातिल को मार दिया, लेकिन जिसने सुपारी दी थी, एक तरह से कहें जिसने उकसाया था, उसके ऊपर उस कातिल के मारने का कोई आरोप नहीं हो सकता। तो अपने आप में पूरे दिमाग को हिला देने वाला केस था, और साथ ही इससे ज़्यादा जांच पड़ताल के नायाब नमूने का भी कोई केस नहीं हो सकता। क्योंकि अगर पुलिस चाहती तो इस मामले को वहीं रफा दफा कर देती है कि छोड़ो साहब का मामला, उसमें मैं क्यों बोलूँ। लेकिन धन्य है वो डॉक्टर जिन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। कमाल की थी वो पुलिस जिसने इतना दिमाग लगाया कि नहीं, कातिल है तो सज़ा दिलवा के रहेंगे। अपनी जिम्मेदारियों को, अपने नैतिक कर्तव्यों को समझा। नहीं तो पुलिस तो आखिर पुलिस है, बड़े बड़े केसों को रफा दफा कर दे। ये तो जो वैसे भी हिसाब से किया हुआ कत्ल था। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको मेरी सुनाई हुई कहानियाँ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। तो आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।